नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मामलों में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में प्रदेश में कोविड मरीजों की पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश में 10 से 16 मई 2021 के बीच कोरोना मरीजों की पॉजिटिविटी दर जहां 28.9% थी, वो अब पिछले एक हफ्ते में घटकर 19.5% रह गई है। फिलहाल राहत की बात यह है कि तीसरी लहर के अटकलों के बीच प्रदेश सरकार हालातों से निपटने के लिए कितनी तैयार है। सरकार हर तरह के इंतजाम का दावा तो कर रही है, विपक्ष लगातार सवाल भी उठाता रहा। सवाल अब कि आगे के हालातों के लिए सरकार कितनी तैयार है, प्रदेश में व्यवस्थाएं कितनी मुकम्मल हो चुकी हैं, ऐसे तमाम सवाल लगातार मुखर हो रहे हैं। तो पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट के बावजूद जो मॉर्टेलिटी रेट है, यानी कि मृतकों का जो आंकड़ा है, वो नहीं कम हो रहा। ये एक चिंता का सबब अभी भी बना हुआ है। और इन तमाम आंकड़ों के बीच तीसरी लहर की आहट और दस्तक की चेतावनियों के बीच प्रदेश सरकार की तैयारियां कितनी मुकम्मल हो पाई हैं अब तक, बड़ा सवाल ये भी है। तो क्या तीसरी लहर को सेहत व्यवस्था, यानी कि जो हेल्थ सिस्टम हमारा है, वो तीसरी लहर के लिए तैयार है? जिस तरह से हमने देखा कि दूसरी वेव में प्रदेश के अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी, रेमडेसिविर की कमी, ऐसी तमाम कमियों की बातें और आंकड़े लगातार जिस तरह से सामने आए थे, उसके बाद जो मुखर सवाल यही है कि आखिर तीसरी लहर के लिए हमारी तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं। प्रदेश का जो हेल्थ सिस्टम है वो तीसरी लहर के लिए तैयार कितना है आखिर। और मौत का आंकड़ा अगर कम नहीं हो रहा तो फिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्या ये वजह हो सकती है कि जिस तरह से हमने देखा कि हाल के दिनों में केसेस सामने आए थे, उसका असर अब तक मोर्टेलिटी रेट में भी दिख रहा है। और इसके अलावा एक पहलू ये भी है कि तीसरी लहर से पहले जिस तरह से वाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस की दस्तक हुई है, और एम्फोटेरेसिन बी जो दवाई फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए काम आ रही है, एम्फोटेरेसिन बी की भी किल्लत जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में दिखी है, हिमाचल में इसकी स्थिति क्या है और हिमाचल में इसको लेकर आगे की व्यवस्थाएं क्या है, और साथ साथ वैक्सीनेशन को लेकर क्या व्यवस्थाएं आगे की जा रही हैं। जिस तरह से 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच जो युवा हैं, खासतौर पर उनको वैक्सीनेट करने के क्या प्रबंध प्रदेश में फिलहाल किए गए हैं, और आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन को क्या तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि केंद्र की सरकार इस पर क्या फैसले लेती है, लेकिन फिलहाल प्रदेश के लिहाज से भी ये तमाम बातें उतनी ही अहम हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल अभी भी कि क्या तीसरी लहर को झेलने के लिए प्रदेश तैयार है, प्रदेश का सिस्टम तैयार है? क्या लोगों में जितनी जागरूकता होनी चाहिए उतनी जागरूकता लाने में प्रदेश की सरकार की कोशिशें मुकम्मल हुई हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं। और इसके अलावा जिस तरह की किल्लतें ऑक्सीजन को लेकर हुई थी, उसके बाद व्यवस्थाओं को जैसे बढ़ाया गया, क्या तीसरी वेव को लेकर वो कैलकुलेशन हम पहले ही कर पाएंगे कि तीसरी वेव में कितनी प्रतिशत आबादी का संक्रमण की चपेट में आना संभव है, या इसकी संभावना कितनी है? इन चीज़ों को कैलकुलेट कितना किया जा रहा है पहले से, इसकी संभावनाएं जितनी हैं, क्या उससे मुताबिक तैयारियां अब से शुरू हो चुकी हैं? और जिस तरह से हाईकोर्ट तक ये मसले पहुँच रहे हैं कुछ ज़िलों में, जहाँ पर PHCs तो हैं लेकिन ICU के बेड्स नहीं हैं, ये मसला भी हाईकोर्ट में पहुंचा और इस पर आगे आने वाले दिनों में भी सुनवाई हाईकोर्ट को करनी है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर ICU बेड्स से लेकर वेंटिलेटर्स तक की व्यवस्था, ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर के बाद जब एम्फोटेरेसिन बी नामक जो दवाई फंगल इन्फेक्शन में काम आ रही है, इस दवाई की जिस तरह से किल्लत बढ़ रही है, इन तमाम पहलुओं को लेकर सरकार क्या कोशिश कर रही है और आगे क्या प्रयास करेगी? चलिए, इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय डोगरा, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है डॉक्टर विजय आपका। और प्रोफेसर राम कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राम, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर राम, सबसे पहला सवाल आपसे ही सर, कि फिलहाल जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर अब खत्म होने को है, डिक्लाइन हम देख रहे हैं केसेस में लगातार, हालांकि मॉर्टेलिटी रेट जो पहले था वो अभी बना हुआ है, 50 से ज़्यादा मौतें लगातार रिपोर्ट की जा रही प्रदेश में, जो अच्छा सबब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा तीसरी वेव को लेकर हमारी तैयारियां कितनी मुकम्मल हैं
और इसका कैलकुलेशन प्रदेश की सरकार किस आधार पर कर पा रही है? कहा कि तीसरी वेव की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और ऐसी आशंका है कि जिस तरह से दूसरी लहर इस कोरोना वायरस की आई है, तीसरी की भी ऐसी आशंका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना बता देना चाहता हूं सभी दर्शकों को कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने जो दूसरी वेव पूरे देश भर में आई, हिमाचल ने उसका बड़ी सफलता के साथ उसका मुकाबला ही नहीं किया बल्कि उसमें कामयाबी हासिल की है। ये सफलता, ये कामयाबी हिमाचल को तब मिली, हिमाचल की जनता का उसमें यहाँ एक तरफ सहयोग रहा, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर इसका पूरा अपनी निगरानी में सारा ये इसके मैनेजमेंट देखी। केवल शिमला बैठकर ही उन्होंने सारा मैनेज नहीं किया बल्कि प्रत्येक जिला में आकर और स्पेशली उन जिलों में जहां संक्रमण के ज्यादा केसेस आ रहे थे उन जिलों में स्वयं गए, वहां के स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ के साथ मिलकर केवल फीडबैक ही नहीं दी और दिशा निर्देश भी दिए और जो फीडबैक उन्होंने दी उसके आधार पर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिए। तो उसके परिणाम ये निकले कि बेशक यहाँ बड़ी संख्या में मामले आए, लेकिन हिमाचल प्रदेश उन प्रदेशों में है जहां ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं रही, कभी ये महसूस लोगों को नहीं हुई। साथ में कहीं से ये शिकायत नहीं आई कि हमें हॉस्पिटल में ये दवाई नहीं मिली, कहीं से भी ये शिकायत नहीं आई कि हमारा प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में ठीक से ख्याल नहीं रखा गया। हो सकता है इक्का दुक्का कोई आ गई हो, लेकिन इन टोटलिटी हिमाचल प्रदेश में ना तो ऑक्सीजन की किल्लत रही। प्रोफेसर राम, आखिर ये दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं? हाईकोर्ट में भी मामला पहुंचा, 1 जून को अगली सुनवाई होनी है। कुल्लू के साथ साथ लाहौल स्थिति में ऑक्सीजन वाले आईसीयू बेड्स नहीं थे, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। तीसरी वेव की तैयारियां कितनी है, ये सवाल अपने आप में अहम जरूर है। व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस को लेकर जो फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड दवाइयां हैं उसकी कितनी प्रबंध, उसका कितना कर पाए आप लोगों को सवाल है। लेकिन फिलहाल जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब तक क्यों नहीं हो पाया? ये जो चीजें पहुंची हाईकोर्ट तक, आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों आई? मैं ये फिर दोहरा रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल से ऑक्सीजन की कमी हुई हो, कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर ना मिला हो, ऐसा नहीं हुआ है। और हिमाचल प्रदेश से तो दूसरे प्रांतों में भी हमारे प्रदेश से ऑक्सीजन तैयार होकर जा रही है। और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश ने, जैसे आपने बात की कि जो थर्ड वेव जिसकी आशंका है उसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। आज प्रदेश के विभिन्न जो बड़े हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे वो कोविड हॉस्पिटल है, वहां ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाने हैं। और पिछले कल ही 5 ऐसे 1000 LPM के ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में लगाने की घोषणा की गई है। उनमें 2 IGMC शिमला में, एक ऊना में, ऐसे एक मंडी में और एक योल में। तो ये 5 बड़े हमारे ऑक्सीजन के प्लांट लगने जाए, इससे पहले कुछ काम चल रहा है। साथ में हमारे प्रदेश में जो हमारे प्रदेश से जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हमारे सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो स्वयं भी किस प्रकार से प्रदेश सरकार को सहयोग केंद्र का मिल सकता है उसमें वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने तो अपने पार्लियामेंट में 3 अपने लेवल पर ऑक्सीजन प्लांट वो लगवा रहे हैं, चाहे वो ऊना में हो, चाहे वो हमीरपुर में हो, चाहे बिलासपुर में हो। तो ऑक्सीजन की ना तो अब तक कमी आई है, आने वाले समय में अगर बहुत ज्यादा भी केसेस बढ़ते हैं और अगर प्रदेश की जनता हम सब मिलकर ठीक से उसकी तैयारी करेंगे, सावधानी बरतेंगे, तो तीसरी वेव उस तरह से नहीं आएगी। अगर लापरवाही करेंगे तो वो भी आ सकती है, लेकिन अगर आती भी है तो भी पूरी तैयारी है। और प्रदेश में आज वेंटिलेटर्स की दिक्कत नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है कि जब फर्स्ट वेव कोरोना की आई थी तो मात्र 1-8 दर्जन ही वेंटिलेटर प्रदेश में इस्तेमाल में आते थे। आज प्रदेश में लगभग 500 लोग वेंटिलेटर्स पर हैं। इसका मतलब हमारे प्रदेश में वेंटिलेटर्स अवेलेबल है। हमारे तो हर हॉस्पिटल में वो वेंटिलेटर जहां पे कोविड का इलाज चल रहा है उसका वहां अवेलेबल है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो थर्ड वेव जिसकी चर्चा हो रही है, तो जब भी हम ये विश करते हैं कि वो ना आए, हम लोग उसका ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अगर आती भी है तो किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरा विपक्ष के लोगों से भी, प्रदेश के सबसे ये अनुरोध है कि हम पैनिक उसके बारे में ना करें। हाँ, एक बात सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदेश सरकार की ये भी रही है कि हमारे प्रदेश में 70 लाख की हमारी जनसंख्या है। 70 लाख में से 24 लाख को यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है। देश भर में पहले नंबर पर अगर कोई प्रदेश रहा है तो हिमाचल प्रदेश रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में 19-20 लाख के आसपास टेस्ट भी हो चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश ने जिस तरह से दूसरी वेव का मुकाबला किया, पहली का किया, तीसरी का और ठीक है। आपकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उस पर डॉक्टर विजय जी कितने संतुष्ट हैं? सवाल डॉक्टर विजय जी से संबंधित है कि जो तैयारियों को लेकर दावे किए जा रहे हैं और फिलहाल की स्थिति पर भी जो
कोविड को लेकर फंगल इन्फेक्शंस की बात की जाए या फिर अब की जो व्यवस्थाएं रही हैं सेकेंड वेव में, इन दावों और इन वादों से कितने आश्वस्त हैं आप? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। और आज क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा है, मैं प्रदेशवासियों को और सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। मैं एक बात ये जरूर करना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े और जिस तरह से ये जो दावे किए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं खोट जरूर है। क्योंकि ये बात ठीक है कि प्रदेश में जिस तरह की सुख सुविधाएं होनी चाहिए थी वो हम लोग पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाए। लेकिन जहां तक अब क्योंकि तीसरी वेव आने का जो काम चल रहा है और जिस तरह से आज लोग डरे हुए हैं, उस तरह से हिमाचल प्रदेश में क्योंकि जो प्रथम वेव में जो काम किया गया था उस समय जो गलतियां हुई थी उनकी पुनरावृत्ति दूसरी वेव के समय नहीं हुई, लेकिन समय रहते उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा पाए। उस वजह से आज क्योंकि जो मौत का आंकड़ा है, मौत का आंकड़ा प्रदेश में 2500 से पार कर चुका है लगभग। और जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन भी जिस तरह से प्रदेश के अंदर लगनी चाहिए थी, क्योंकि प्रथम डोज अभी लगभग 18 लाख के करीब लोगों को लग चुकी है और जो दूसरी डोज है 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को, वो अभी पूर्ण रूप से नहीं लगी है और वो भी लगभग अभी 5 लाख के करीब लगी है। और जो 18 से 44 वर्ष के बच्चों के लिए, जो युवाओं के लिए जो डोज लगनी थी, उसके लिए भी जिस तरह के यहाँ जो हिसाब किताब है हिमाचल प्रदेश सरकार, उसके ऊपर कोई पुख्ता इंतजाम आप नहीं कर पाई है। और मैं एक बात ये करना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस पहले दिन से लेके आज दिन तक, जब कोविड-19 का दौर शुरू हुआ था, तब से लेके आज दिन तक हम लोग सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि हम लोग सभी इकट्ठे मिलकर इस जंग को लड़ेंगे, तभी हम जीत पाएंगे। और हम आज फिर ये कहना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस स्वतः ही ये चाहती है कि हम लोग इस बीमारी की, ये जो महामारी है, इससे लड़ने के लिए हम लोग जो पुख्ता इंतजाम आते हैं वो सरकार को करने चाहिए। और जहां तक ये आंकड़ों की बात है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। लेकिन आज हमें लेकिन बहरहाल डॉक्टर विजय, ये भी हम समझना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, या क्या होना चाहिए और क्या आगे होगा, इसको लेकर आपकी राय क्या है? विपक्ष इसमें कहाँ खड़ा है? आप लोगों ने कितने सुझाव दिए, कितनी हिदायतें आप लोगों ने दी? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी भी है, लोकतंत्र का हिस्सा आप भी उतना ही है जितना सत्ता पक्ष के लोग हैं। बिल्कुल ठीक है आयुष्मान जी। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अभी जब दूसरी वेव आई तो उस समय एक गांधी हेल्पलाइन के माध्यम से हम लोग, जो लोग जरूरतमंद है, उनकी हम लोग जरूरत के मुताबिक उनके समाधान भी हम लोग कर रहे हैं। और अभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो गांधी हेल्पलाइन बनाई गई है, उसके माध्यम से हम उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों को कोई समस्या है, उसका समाधान भी हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने तो अभी जिन बच्चों के माँ बाप चले गए हैं, उन बच्चों को भी हम लोगों ने गोद लिया है और 18 वर्ष तक उनकी पढ़ाई का जिम्मा हर माह 2000 रुपए देके भी हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। और हम लोगों ने जागरूकता अभियान में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है और उसमें भाग लेके हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए कि इससे मास्क बहुत जरूरी है और हम लोग 2 गज की दूरी को हम लोग बना के रखें और हाथों को बार बार हम लोग सैनिटाइज करें। आज हमारे लोग, यूथ कांग्रेस के लोग, NSOA के लोग, कांग्रेस के लोग सैनिटाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो सरकार उसके ऊपर भी अंकुश लगाने की बात कर रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि एक सामूहिक लड़ाई हमारी है और हम लोगों ने इस महामारी के दौर में सामूहिक तौर पे हम लोग जब लड़ेंगे, हम तभी ये जंग जीत पाएंगे। प्रोफेसर राम, मेरा सवाल आपसे है कि फिलहाल अगर सरकार दावे कर रही है कि बंदोबस्त पूरे कर लिए गए हैं, व्यवस्थाएं पूरी हैं, इंतजाम मुकम्मल हैं, तो फिर मॉर्टेलिटी रेट में गिरावट क्यों नहीं देखी जा रही? जिस दर से केसेस गिरे हैं, पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है, उस हिसाब से मॉर्टेलिटी रेट में कमी क्यों नहीं दिख रही आखिर? हम सबको उसका दुख है और इसमें सबसे बड़ा कारण जो हम सबके ध्यान में है वो ये है कि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल में लेट आते हैं। वो गांव में अपने आसपास थोड़ा शुरू में लोकल दवाई लेते रहते हैं, जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तो वो हॉस्पिटल आते हैं। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे हुए हैं, एक बड़ा फिगर है अपने आप में
कि लगभग 38% ऐसे डेथ्स हुई हैं जो मात्र एक दिन पहले, 24 घंटे पहले, 30 घंटे पहले हॉस्पिटलाइज हुए। तो ऐसे पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। डॉक्टर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से ये निवेदन है कि आपके ध्यान में कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट आता है, आपके ध्यान में आपके परिवार में हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है, उसकी तबीयत थोड़ा बिगड़ती है, सैचुरेशन लेवल कम होता है 95 से, आप उसको तुरंत नियर के नजदीक के हॉस्पिटल में पहुंचाएं। हर जिला में ये व्यवस्था कर दी गई है। अगर टाइम रहते समय पर वो पेशेंट आ जाएंगे तो जो ये 250 का एक आंकड़ा हमें दिखता है ये और कम होता, बहुत से लोगों की जान उससे बच सकती थी। लेकिन जो मौतें हुई हैं, जो कीमती जानें गई हैं, उसमें मैं ये कतई ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर्स ने ठीक से इलाज नहीं किया, कोई उनके इंतजाम ठीक से नहीं हुए, उनको दवाई ठीक से नहीं मिली, ये ऐसा कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हॉस्पिटलाइज लेट। प्रोफेसर हम ये चीजें आखिर अगर जागरूकता की कमी से हैं तो फिर तीसरी वेव को लेकर ये जागरूकता वाले पहलू पर आप लोग कितना काम कर रहे हैं? अगर आपका ये कहना है कि लोग अभी भी जागरूक नहीं है, कब अस्पताल पहुंचना है, कब नहीं जाना है, ये चीजें अगर अब तक लोगों को समझा नहीं पाई है सरकार, तो कब तक समझा लेंगे आप? और तीसरे वेव को लेकर समझाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं आप लोग? ये तो लगातार पेपर्स में भी आ रहा है, प्रदेश सरकार भी कह रही है, आप जैसे चैनल के माध्यम से भी सारी बातें बताई जा रही कि सारा समय पर हमें ख्याल रखना चाहिए। 70 लाख की जनसंख्या है, बड़ी जनसंख्या अपने आप में, तो पूरे देश भर में ये अभियान चला है। फिर भी आज एक बड़ी संख्या में ऐसे, आपके ध्यान में भी, हमारे ध्यान में ऐसे केसेस आ रहे हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरा कांग्रेस के भाइयों से भी निवेदन है कि आप अपनी उत्तरदायित्व को जाने। आपने भी कहा ना, आपने क्वेश्चन किया मेरे साथी विजय डोगरा से कि कांग्रेस का भी कोई, विपक्ष का भी कोई दायित्व बनता है, तो इनका दायित्व आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश, देश भर में जिस तरह से इन्होंने वो किसानों का आंदोलन, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि अभी आंदोलन नहीं होना चाहिए, अभी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस हाईकमांड, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर सब क्या कह रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए, लोग इकट्ठे होने चाहिए, ये काला दिवस मनाना चाहिए। अरे भाई, आज की डेट में, आज की परिस्थिति में अगर बड़ी संख्या में लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं, हजारों की संख्या में एक जगह इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, तो क्या इससे थर्ड वेव रुकेगी क्या? तो विपक्ष के लोगों का दायित्व क्या बनता है? जरा पूछिए अपने प्रदेश के, हमारे साथ के पड़ोसी। बिल्कुल आपका सवाल प्रोफेसर साहब लाजमी है, लेकिन सेकेंड वेव ने भी देखा हमने कि किस तरह से कहीं कुंभ हो रहा था और कहीं चुनाव हो रहे थे, तो सारे सवाल इतिहास पे भी उतने ही लगते हैं जितना भविष्य पे लगते हैं। लेकिन डॉक्टर विजय जी, इसका जवाब आपसे मैं चाहूंगा, लेकिन साथ साथ जागरूकता कितना बड़ा फैक्टर है कोरोना पर काबू पाने के लिए, और इसको लेकर कितनी कोशिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से भी? आपने दावा किया, आपके अलग अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने अलग दावे हैं, लेकिन ये कितना बड़ा फैक्टर है? सर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो जागरूकता का फैक्टर है, हम लोगों ने जो जागरूक किया है और जिस तरह से हम लोग आज आम जनमानस के बीच जाके हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ा है। और सरकार ने समय रहते अगर उस समय कांग्रेस की बात मान ली होती, और जब ये अदारे खोले गए थे या मंदिर और बाकी के जो चीजें थी वो खोली गई, अगर उस समय अंकुश लगाते तो दूसरी लहर का फर्क हिमाचल प्रदेश में बहुत कम होता। बीजेपी तो वही पूछ रहे डॉक्टर साहब की आखिर जब आप लोग ये बातें कहते हैं कि जागरूकता अहम है, कांग्रेस की हिदायतों को मानना चाहिए था, फिर आंदोलन की जरूरत क्यों है? क्या आंदोलन में जो लोग बैठे हैं उनको कोरोना नहीं होगा इस बात का आप लोग आश्वासन देते हैं या इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं? ऐसा तो है नहीं। फिर ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है और हमारी भी उतनी ही जिम्मेवारी है जितनी सरकार की जिम्मेवारी है। आज इस दौर में जो आंदोलन है, आंदोलन क्योंकि धारा 144 में 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, उस समय आंदोलन की तो बात ही नहीं है। और साक्षर जो फैसला सरकार ने, जो नियम कानून सरकार ने बनाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने स्वतः ही, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय कुलदीप राठौर जी, उन्होंने स्वतः ही सबको ये दिशा निर्देश दिए हैं। और हम लोग क्योंकि इस महामारी के दौर में, प्रोफेसर राम कुमार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोग कांग्रेस का भी उतना ही दायित्व है जितना सरकार का दायित्व है, और कांग्रेस अपना दायित्व बखूबी निभा रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटता हूँ आपके पास। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि कुछ लूपहोल सामने आए हैं कई सारे प्रदेशों में, हिमाचल में इसको लेकर हालात क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आशा वर्कर डोर टू डोर जा रही थी, चाहे दवाइयां देने के लिए या फिर लोगों को चेक करने के लिए, जो कोशिशें की जा रही थी सरकार से, उन आशा वर्कर्स को क्या फैसिलिटीज दी गई हैं? उनके पास कितने
इंक्रूमेंट्स है, चाहे वो कोविड से बचने के लिए हो या फिर लोगों की जांच करने के लिए हो, इसको लेकर क्या व्यवस्था प्रदेश की तरफ से की जा रही है? वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इनकी जो सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदेश में जितने हमारे आशा वर्कर्स हैं इन सब का वैक्सीनेशन हो चुका है। प्रदेश में दूसरे जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उन सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 35%, 35% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और देश भर में हम अव्वल आए हैं। हाँ, ये संख्या देश में और प्रदेश में ज्यादा हो सकती थी अगर शुरू में कुछ विपक्ष के लोग इस वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियां ना फैलाते। लोग शुरू में बड़े भ्रम में थे क्योंकि एक लीडर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ और लोगों को डरा रहा है और भ्रम फैला रहा था, तो लोगों में भ्रम था, लोगों में डर था, लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे थे। और बहुत सारे आपने देखा होगा कि वैक्सीनेशन खराब भी हुई है, तो ये आप सबके ध्यान में है। तो आशा वर्कर की आप बात कह रहे हैं, हमारे प्रदेश में आशा वर्कर ही नहीं दूसरे वर्कर्स भी बराबर उसकी भूमिका निभा रहे हैं और आप पूरे अपने एक स्वतंत्र फीडबैक ले सकते हैं। हम भी लगातार संपर्क में रहते हैं। मैं तो स्वयं जितने लोग कोविड पोस्टों से बातचीत करता रहता हूँ, तो सबका ये कहना कि हमें तो बार बार हमारा हाल पूछा जाता है। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं, डॉक्टर विजय के पास जाऊं, उससे पहले एक छोटा सा और सवाल प्रोफेसर मेरा आपसे। एम्फोटेरिसिन बी जो फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा काम आ रही है और इसकी ज़रूरत भी है, पर पेशेंट कई बार 100 या 200 वायल्स की ज़रूरत भी होती है, इसका इंतजाम कितना कर पाई है प्रदेश की सरकार? अगर फंगल इन्फेक्शन के केसेस फिलहाल प्रदेश में जो हैं उसकी बात करें या आने वाले वक्त की बात करें तो? वैसे तो अभी तक प्रदेश पे जो फंगल इन्फेक्शन के केसेस है वो बहुत कम है। मेरे ख्याल में शायद डबल डिजिट में नहीं पहुंचे होंगे, 8-10 होंगे ऐसे। लेकिन हमें तैयारी पूरी करनी है और प्रदेश सरकार बहुत सीरियसली इसके लिए तैयारी कर रही है। आने वाले समय में अगर ये फंगल इन्फेक्शन, चाहे वो ब्लैक है, चाहे येलो है या व्हाइट इन्फेक्शन आता है फंगल, तो उसके लिए भी पूरी तरह से हमारा हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, प्रदेश हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पूरी तरह से तैयार है। किसी तरह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से दूसरी वेव का मुकाबला किया है, तीसरी चलिए ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आपका रुख करता हूं, इस दावे पर आप कितने आश्वस्त हैं? क्योंकि तीसरी वेव की बात हो ये जरूरी है, लेकिन फिलहाल मुझे ये लगता है कि ये जो तीनों फंगस हैं ये भी अपने आप में एक वेव की तरह ही हैं और जिस तरह से केसेस कुछ प्रदेशों में बढ़े हैं अभी से चेत जाने जरूरी है। इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कितने आश्वस्त आप हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आज जो बात अभी वैक्सीनेशन को लेके हुई है, ये जो दावे कर रहे हैं कि हम लोग 35% के करीब हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारी 70 लाख की जो यहाँ आबादी है, हिमाचल प्रदेश क्योंकि दूर दराज दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पे अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 18 से 20 लाख के करीब अभी फर्स्ट डोज मिली है और जो दूसरी डोज है, दूसरी डोज का जो 45+ डेज का जो समय था अब वो क्योंकि 84 दिन कर दिया गया है, तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार के पास क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन का टीका नहीं था, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया कि अब 45 दिन की बजाय अब 84 दिन में लगेगा। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ने कहीं ये रोका है, कांग्रेस तो पहले दिन से लेके जिस दिन टीकाकरण की बात हुई, कांग्रेस ने पहले दिन से ये कहा कि आगे बढ़ चढ़कर हम लोग आगे जाएं और इसका टीकाकरण हम करवाएं। हम लोगों ने तो जब जब हमारी सरकारें नहीं है, हमने चेचक से हम लोगों ने चेचक जैसी महामारी का टीकाकरण हमने किया है। हम लोगों ने पल्स पोलियो अभियान में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे रहा है जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं। यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का समय नहीं है। और मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि आज क्योंकि आज कांग्रेस जिस तरह से आज जन जागरण अभियान में जुटी है और लोगों की मदद के लिए जुटी है, हम सरकार को ये बार बार हम कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी भी बार बार ये पत्र के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि हम लोग ये जो महामारी है, अब क्योंकि एक महामारी को छोड़ के अब ब्लैक फंगस की बात हो रही है, येलो फंगस की बात हो रही है, व्हाइट फंगस की बात हो रही है, जरा संक्षेप में, ये भी एक महामारी का रूप धारण करने जा रही है। हम लोगों को इसके लिए अभी से पर्याप्त मात्रा में हमें तैयारी करनी चाहिए। और जहां तक प्रोफेसर राम कुमार जी कह रहे हैं कि अभी जो आंकड़ा है वो डबल में नहीं गया है, मैं ये समझता हूँ कि अभी हर रोज 3 से 4 केसेस हिमाचल। चलिए, बिल्कुल तैयारियों की जरूरत है, तैयारियां मुकम्मल है, ये दावा सरकार का है और विपक्ष के भी अपने दावे हैं। डॉक्टर विजय डोगरा जी, डॉक्टर प्रोफेसर राम कुमार जी, आप दोनों खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सरकार के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने अलग अलग दावे हैं, आंकड़े अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का देखभाल करिए, ये ज्यादा जरूरी है। और फिलहाल इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।